नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम मई माह के करंट अफेयर को देखेंगे। यह करंट अफेयर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, लेखिका यांग स्वांग जी को किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में यांग स्वांग जी को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसके विजेता है, या इस उपन्यास की यदि हम बात करते हैं, एक्चुअल में उपन्यास नहीं है, ये कहानी संग्रह है। ठीक है, तो इस कहानी संग्रह का नाम है ताइवान ट्रैवलॉग। आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्र के माध्यम से, ये है लेखिका यांग स्वांग जी। और यदि हम इनका बात करते हैं तो ये है लिनकिंग। देखो ये क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करते हैं तो मूल भाषा में, यानी कि अंग्रेजी छोड़कर किसी अन्य भाषा में लिखा जाता है, चाहे वो उपन्यास हो, कहानी संग्रह हो, कुछ भी हो, और उसे जब अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है ना, तब वो उपन्यास हो या जो भी हो पुस्तक, ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए पात्र हो जाते हैं। तो इन्होंने ताइवान ट्रैवलॉग का रचना किया। और यदि हम इनका बात करते हैं अनुवादक की, तो अनुवादक है लिनकिंग। तो इन्होंने इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया और इस तरह से ताइवान ट्रैवलॉग को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, ताइवान की लेखिका यांग स्वांग जी को उनके बुक ताइवान ट्रैवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसमें यांग स्वांग जी की ताइवान यात्रा वृत्तांत है। यह मूल रूप से मंदारिन भाषा में लिखा गया है। मंदारिन भाषा यानी कि चीनी भाषा में लिखा गया है। अनुवादक की हम बात करते हैं तो 32 वर्षीय लिनकिंग द्वारा इसे अनुवाद किया गया है, अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। देखिए, 2024 में अनुवादित साहित्य के लिए इस अंग्रेजी अनुवाद को अमेरिकन नेशनल बुक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। बुकर पुरस्कार में 50,000 पाउंड का इनामी राशि दिया जाता है, जो लेखक और ट्रांसलेटर के बीच 50-50 यानी कि आधा आधा बांटा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही हम बात करते हैं 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की, तो दीपा भास्ती को हार्ट लैम्प के लिए दिया गया था। इस चीज को भी आप याद रखिएगा, दीपा भास्ती को हार्ट लैम्प के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और लगातार 2 बार हो गया है, 2025 और 2026 की हम बात करते हैं तो दोनों पुरस्कार, मतलब दोनों वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसी एशियन को ही मिला है। ठीक, और भारत की हम बात करते हैं तो भारत में अब तक कुल 2 लोगों को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहला है दीपा भास्ती और एक है गीतांजलि श्री। ठीक, यदि हम बात करते हैं गीतांजलि श्री की, तो इन्हें रेत की समाधि के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश में 12वें शिखर सम्मेलन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देश में 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो G7 शिखर सम्मेलन 2026 की हम बात करते हैं तो इसका आयोजन फ्रांस में किया जाएगा। देखिए, 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस में किया जाएगा। फ्रांस में कहा तो एवियन लेस बेस में किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन 15 से 17 जून 2026 के बीच निर्धारित किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 52वें G7 शिखर सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक मई 2026 में कहां आयोजित की जाएगी? तो देखिए, यदि हम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो इससे पहले हमने G7 शिखर सम्मेलन की बात किया, और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करें तो ये भारत में होने वाला। भारत में कहा तो नई दिल्ली में। भारत इस बार एक और अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का भी शिखर सम्मेलन का भी आयोजन करेगा। ठीक है, देखिए 14-15 मई 2026 को भारत की मेजबानी में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न हुई है। ठीक है, 15 और 14 मई को संपन्न हो चुका है। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। ठीक है, चूंकि देखिए ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक है तो इसमें केवल जो 11 सदस्य देश है ब्रिक्स के, तो यही सदस्य देश इसमें भाग लिए हैं। थीम की हम बात करते हैं तो देखिए, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी कि लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण रखा गया है। भारत का पहला समर्पित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला समर्पित, यदि हम मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो ये पलामू टाइगर रिजर्व में
स्थापित किया जा रहा है। ये कहाँ है? तो झारखंड में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया है? ठीक, तो अभी आपको पता होगा कि भारत के प्रधानमंत्री 4 देशों की यात्रा पर थे। ठीक है, तो इन 4 देशों की यात्रा पर थे और इन्हीं में से एक देश की हम बात करते हैं स्वीडन की। तो स्वीडन के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया है और इस तरह से यह प्रधानमंत्री का 31वां विदेशी नागरिक सम्मान भी है। चलिए, एक और पुरस्कार है। यदि हम पिछले सप्ताह की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 प्रमुख सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पहले तो स्वीडन का है, दूसरा इसको हम देख रहे हैं। देखिए, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 32वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है? तो 32वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान की हम बात करते हैं तो नॉर्वे के द्वारा प्रदान किया गया है। तो नॉर्वे के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है और यह प्रधानमंत्री का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। यदि हम 2014 से अब तक की बात करते हैं 2026 तक, तो अब तक प्रधानमंत्री को कुल 32वां नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ओके, इस चीज को आप याद रखेंगे। चलिए, एक और पुरस्कार है, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। देखिए, किस संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया है? यदि हम एग्रीकोला मेडल की बात करते हैं तो ये खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा सौरव विजय। किस देश ने भारत को चोल राजवंश के ऐतिहासिक अनयमंगलम ताम्रपत्र सौंपा है? तो देखिए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम बात करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया 4 देश की यात्रा पर थे और इसी दौरान नीदरलैंड के द्वारा ताम्रपत्र सौंपा गया है। यह ताम्रपत्र चोल वंश से संबंधित है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड यात्रा के दौरान वहां की सरकार ने चोल राजवंश के ऐतिहासिक अनयमंगलम ताम्रपत्र सौंपने की घोषणा की है। यह ताम्रपत्र 1862 से नीदरलैंड की लीडेन यूनिवर्सिटी के पास थे। ये ताम्रपत्र चोल राजाराम प्रथम, जो कि 1985 से 1014 ईस्वी के मध्य शासन की है और उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम के काल से संबंधित है। देखिए, यदि हम इसका ताम्रपत्र की बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1687 और 1700 के बीच नागापट्टिनम में खुदाई के दौरान इन्हें अवैध रूप से निकाला था और उसके बाद इसे नीदरलैंड ले जाया गया था, यानी कि 18वीं सदी में, और अब वापस फिर से भारत में पहुंच गई है। चलिए, अगला क्वेश्चन। सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक किन 2 देशों के बीच स्थित है, जिसके सबसे बड़े हिस्से को यानी कि बड़े हिस्से को पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों को स्थानांतरित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल और बांग्लादेश। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नेपाल और ये बांग्लादेश। तो ये 2 देश के बीच चिकन नेक है। ठीक है, इसे चिकन नेक इसलिए बोला जाता है। देखिए, अगर ये कट गया यहाँ से तो भारत के लिए ये मुसीबत बन जाएगा। कैसे मुसीबत बन जाएगा? क्योंकि यहाँ पे चीन बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है कि ये एरिया चीन के प्रभुत्व में आ जाए, और जब ये एरिया चीन के प्रभुत्व में आ जाएगा तो देखिए भारत यहाँ से पूरी तरह से कट जाएगा और ये जो 7 सिस्टर है ये चीन के हाथ में चला जाएगा। तो ये जो चिकन कॉरिडोर है यानी कि चिकन नेक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं इसे, ये भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सामरिक महत्व का क्षेत्रफल है। भारत और इटली किस वर्ष को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे? तो संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में 2027 को मनाया जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय वायुसेना यानी कि IAF की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सानिया। देखिए, स्क्वाड्रन लीडर सानिया IAF की पहली महिला अधिकारी बन गई है जिन्होंने प्रतिष्ठित कैटेगरी A क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की उपलब्धि हासिल की है। यदि हम बात करते हैं फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर उपलब्धि की, तो एक ऐसा अधिकारी होता है जिसे पायलटों को उड़ान संचालन में प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉयल सोसाइटी का फेलो किसे चुना गया है जो ये सम्मान पाने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। ये दूसरी भारतीय महिला वैज्ञानिक है जिसे रॉयल सोसाइटी का फेलो दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बने हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की यदि हम बात करते हैं तो शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये भाजपा से है।
देखिए अभी हाल ही में 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव हुआ है। इसी के बारे से हम थोड़ा जान लेते हैं कि विधानसभा सीट कितनी है और कौन नवीन मुख्यमंत्री बने हैं और इसका पार्टी क्या है। देखिए यदि हम बात करें सबसे पहले पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में 295 विधानसभा सीट है और इसमें भाजपा के शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने हैं। इनका शपथ 9 मई 2026 को हुआ है। वही असम में 126 विधानसभा सीट है। इसमें हेमंत बिस्वा शर्मा ये पुनः भाजपा से मुख्यमंत्री बने हैं। इन्होंने 12 मई 2026 को शपथ ग्रहण लिए। वही तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय ये एक्टर है, एक्टर से अब राजनीति में उतर आ गए हैं। विधानसभा सीट की बात करते हैं तो 234 विधानसभा सीट है और इसके पार्टी का नाम है टीवीके। इसका फुल फॉर्म देखिए टीवीके का तमिलगा वेत्री कदगम। ठीक, 10 मई 2026 को इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। केरल की बात करते हैं तो 140 विधानसभा सीट है। वीडी सतीशन ये कांग्रेस से है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से चुने गए हैं। वही पुदुचेरी की बात करें तो यहाँ भी पुनः सरकार आया है एनडीए का, 30 विधानसभा सीट है। इससे पहले भी एन रंगास्वामी यहाँ के सीएम रहे थे। यदि हम इनके पार्टी की बात करते हैं तो AINRC यानी कि ऑल इंडिया NR कांग्रेस है। हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का प्रमुख घोषित किया गया है? तो भारतीय नौसेना का प्रमुख किसे घोषित किया गया है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण स्वामीनाथन। देखिए सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है? तीसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के प्रमुख है ये। देखिए यदि हम बात करते हैं नौसेना का या थल सेना का या वायुसेना का, तो इन सबका अपना एक चीफ होता है और इन सबके ऊपर केंद्र सरकार एक नवीन पद का गठन किया गया है और इसे कहा गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये तीसरे क्रम के हैं, इनका नाम है NS राजा सुब्रमणी। देखिए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। ठीक, कब लेंगे? तो 30 मई को ये कार्यभार संभाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 48वां आसियान समिट 2026 का आयोजन कहां किया गया है? तो आसियान समिट 2026 के आयोजन की हम बात करते हैं तो फिलीपींस में इसका आयोजन किया गया है और ये इसका 48वां संस्करण था। भारत के UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन बन गया है? तो UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला कैरिबियाई देश की हम बात करते हैं तो ये त्रिनिदाद और टोबैगो है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, पश्चिम बंगाल में घोषित अन्नपूर्णा भंडार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो देखिए पश्चिम बंगाल में इससे पहले महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह प्रदान किया जाता था। अब भाजपा का चुनावी घोषणा में था कि 30,000 रुपये प्रति महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। तो इसी घोषणा को अमल में लाने के लिए हाल ही में बंगाल सरकार के द्वारा अन्नपूर्णा भंडार योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसके तहत महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता देना है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत अकुशल शारीरिक श्रम के लिए कितने दिनों के वैधानिक कार्य की गारंटी दी गई है? तो देखिए ये हो जाएगा 125 दिन। इससे पहले जो मनरेगा कार्यक्रम था तो मनरेगा अधिनियम के तहत 100 दिनों का रोजगार की गारंटी दिया जाता था, लेकिन विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के तहत 125 दिन का रोजगार गारंटी दिया जाएगा, वो भी अकुशल शारीरिक श्रम वालों के लिए है। देखिए यह अधिनियम अब 1 जुलाई 2026 से लागू हो जाएगा और 1 जुलाई से ही पुराना मनरेगा अधिनियम पूरी तरह से बंद हो जाएगा और इसके जगह पे ये नया कानून स्थान ले लेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। किस राज्य को पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में पहला स्थान दिया गया है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A त्रिपुरा। देखिए पंचायत उन्नति सूचकांक यानी कि PAI 2.0 में त्रिपुरा को शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी इस रिपोर्ट में त्रिपुरा की लगभग 80% ग्राम पंचायतों ने फ्रंट रनर में जगह बनाकर राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है। देखिए यदि हम कुछ मुख्य बातों की बात करते हैं तो देखिए त्रिपुरा के बाद केरल और ओडिशा ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वही यदि हम शीर्ष ग्राम पंचायत की बात करें तो त्रिपुरा के सिपाही जाला जिले की जुगल किशोर नगर विलेज कमेटी ने 88.44 स्कोर के साथ देश में नंबर 1 रैंक हासिल किया है। किन 2 भारतीय संरक्षणवादियों को
व्हिटली पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? देखिए, यदि हम व्हिटली पुरस्कार 2026 की बात करते हैं तो बरखा सुब्बा और परवीन शेख को सम्मानित किया गया, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा बी और सी दोनों। देखिए, यह पुरस्कार ग्रीन ऑस्कर के रूप में भी जानी जाती है। इसे ब्रिटेन स्थित चैरिटी संस्था व्हिटली फंडर फॉर नेचर देती है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्राउंड लेवल पर जमीनी संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। परवीन शेख की हम बात करते हैं तो ये लुप्त प्राय भारतीय स्कीमर के संरक्षण के लिए इसे इस खिताब से नवाजा गया है। वही बरखा सुब्बा की बात करते हैं, हिमालयी सैलामेंडर के संरक्षण के लिए प्रदान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 की हम बात करते हैं तो इसमें भारत की रैंकिंग 197 है। भारत 180 देशों की सूची में 197 स्थान पर खिसक गया है। वही हम नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे 92.72 स्कोर के साथ टॉप पर है। इसके बाद नीदरलैंड और एस्टोनिया का स्थान आता है। वही हम सबसे निचले पायदान की बात करें तो इसमें सऊदी अरब, ईरान, चीन, उत्तर कोरिया और इरिट्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो यदि हम केंद्र सरकार की बात करते तो प्रसार भारती का नया चेयरमैन प्रसून जोशी को नियुक्त किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने देश की पहली पेपरलेस राज्य न्यायपालिका इनमें से किसे घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। तो सिक्किम पहला राज्य बन गया है जो पेपरलेस न्यायपालिका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने चीन को हराकर डेनमार्क के होर्सेंस में आयोजित 31वें उबेर कप 2026 का खिताब अपने नाम किया है? तो उबेर कप की बात करते हैं तो देखिए, दो कप की बात करूंगा मैं, एक तो होता है थॉमस कप और दूसरा होता है उबेर कप। तो थॉमस कप ये पुरुषों का खेल है और ये महिलाओं का खेल है। तो ये उबेर कप महिलाओं का खेल है, इसमें केवल महिला प्रतियोगी ही भाग लेते हैं। तो इसके विजेता दक्षिण कोरिया है, इन्होंने चीन को हराकर खिताब अपने नाम किया है। देखिए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन थॉमस कप और उबर कप फाइनल 2026, जो थॉमस यानी कि पुरुषों की विश्व टीम चैंपियनशिप है, इसका 34वां संस्करण था, और उबर कप यानी कि महिलाओं की विश्व टीम चैंपियनशिप है, इसका 31वां संस्करण था। यह खेल या प्रतियोगिता 24 अप्रैल से 3 मई 2026 तक डेनमार्क के हॉर्सेस में आयोजित किया गया था। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पुरुष टीम ने फ्रांस को 3-1 से हराकर थॉमस कप का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, इसके विजेता की हम बात करते हैं तो इसके विजेता चीन है। और वही हम बात करें महिला खेल का यानी कि उबेर कप का, तो उबेर कप को रिपब्लिक ऑफ कोरिया अपने नाम की है। हाल ही में सिनबैक्स 2 द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया? तो भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंबोडिया। सुपर्णा शर्मा के साथ अन्य किस भारतीय पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? देखिए, पुलित्जर पुरस्कार 2026 की यदि हम बात करते हैं तो सुपर्णा शर्मा के साथ आर.के. आनंद को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, सुपर्णा शर्मा के साथ भारतीय चित्रकार और इलस्ट्रेटर आनंद आर.के. को 2026 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में ब्लूमबर्ग की नताली ओबिको पियर्सन के साथ संयुक्त रूप से दिया गया है। किसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की हम बात करते हैं तो शशि शेखर वेम्पति को नियुक्त किया गया है। देखिए, प्रसार भारती के पूर्व सीईओ रहे शशि शेखर वेम्पति को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ये प्रसून जोशी का स्थान लिए हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष तक का होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश घोषित किया है? तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश की हम बात करते हैं तो भारत है। वही प्रथम स्थान पर चीन है। भारतीय रेलवे का 18वां रेलवे जोन बने दक्षिणी तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी तट रेलवे का मुख्यालय की हम बात करते हैं तो ये विशाखापट्टनम में है। देखिए, अभी तक भारत में 17 रेलवे जोन था, अब इसके आने से 18 रेलवे जोन हो गया है। रेल मंत्रालय ने 4 मई 2026 को राजपत्र अधिसूचना जारी कर भारत के 18वें रेलवे जोन दक्षिण तटीय रेलवे का गठन की घोषणा की है, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में होगा। हाल ही में भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। तो भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी की बात करते हैं, ये स्काई रूट एरोस्पेस है। स्काई रूट एरोस्पेस की बात करते हैं तो ये भारत का पहला निजी क्षेत्र का अंतरिक्ष संगठन है। आने वाले समय में इस संगठन के द्वारा बहुत सारे
अंतरिक्ष यान के मतलब इसके द्वारा जो अंतरिक्ष यान विकसित किया गया है, जैसे कि विक्रम 1, विक्रम 2, तो इन अंतरिक्ष यानों के द्वारा उपग्रह को पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में पहुंचाया जाएगा। भारत द्वारा पाकिस्तान पर चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ कब मनाई गई? तो पहली वर्षगांठ 7 मई 2026 को मनाई गई। ठीक, ये यदि हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, 6 और 7 मई को भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था, भारत सरकार के सेना के द्वारा चलाया गया था, जहां पाकिस्तान और पीओके में जो आतंकवादी संगठन है उसे नष्ट करना इनका लक्ष्य था। ठीक है, तो 7 मई को पहला वर्षगांठ मनाया गया है। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? ठीक है, तो आपको पता होगा समान नागरिक संहिता बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। इस कानून को हम लोग इस रूप से भी जान सकते हैं, एक राष्ट्र एक कानून के नाम से। ठीक, एक राष्ट्र एक कानून। ठीक है, ध्यान रखेंगे कानून 2 प्रकार के होता है, एक कानून सिविल कानून होता है और दूसरा जो होता है आपराधिक कानून होता है। ठीक है, तो आपराधिक कानून में हम लोग एकरूपता देखते हैं। एकरूपता देखते हैं का मतलब यह है कि आपराधिक कानून के तहत अगर कोई भी क्राइम होता है तो एक ही तरह का सजा सबको सुनाई देता है। अगर कोई एक कानून है तो एक कानून के लिए सभी जाति धर्म लिंग के लोगों को उस कानून के तहत सजा दिया जाता है। लेकिन सिविल कानून में क्या होता है, यहाँ पे धर्म के आधार पे अलग अलग कानून देखने को मिलता है। जैसे यदि हम लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए विवाह संबंधित अलग कानून है। यदि हम बात करते हैं गोद लेने से संबंधित, तो इस तरह के अलग अलग कानून अलग अलग धर्म में देखने को मिलता है। तो इसी कानून को एकरूपता लाने के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया जा रहा है। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य असम बन गया है। देखिए, असम विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, देश का तीसरा मतलब स्वतंत्र देश की बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं, तो स्वतंत्र भारत का तीसरा है। पहले नंबर पे यदि हम बात करते हैं तो पहले नंबर पे उत्तराखंड था, दूसरे नंबर पे गुजरात है और तीसरा नंबर पे असम है। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं भारत राज्य का, तो भारत राज्य का यदि स्वतंत्रता को नहीं हम ध्यान देते हैं तो ऐसे में चौथे नंबर का राज्य बन गया है, क्योंकि गोवा में पुर्तगाली समय से ही मतलब 1800 के दशक से ही हम क्या देख रहे हैं, एक समान नागरिक संहिता देख रहे हैं। ठीक है, तो दोनों चीज को ध्यान रखेंगे, स्वतंत्र भारत का तीसरा है और ओवरऑल बात करते हैं तो चौथा क्रम बन जा रहा है। इसका उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित मामलों में राज्य के सभी निवासियों के लिए एक समान नागरिक कानूनी ढांचा स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक प्रथाओं को संरक्षित रखने के लिए विधेयक अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखता है। तो इस राज्य के जो अनुसूचित जनजाति है उसे इस कानून के तहत शामिल नहीं किया गया, उसे बाहर रखा गया है। विधेयक में धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों को एक समान ढांचे में रखने की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करना है। इस कानून का एक और सबसे बड़ा महत्व है या फायदा की हम बात कर सकते हैं कि महिलाओं में समानता लेकर आना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां किया गया? तो हाल ही में यानी कि मई में ही इसका आयोजन किया गया है। कहां किया गया? तो नई दिल्ली भारत में किया गया है। क्वाड एक प्रकार का संगठन है जो 4 देशों से मिलकर बना है। इसका पूरा नाम की यदि हम बात करते हैं तो चतुर्भुजी सुरक्षा संवाद। ठीक है, इसका 11वां संस्करण हुआ है, मंत्री का बैठक हुआ है, विदेश मंत्री का बैठक हुआ है। इस चतुर्भुजी सुरक्षा संवाद में 4 देश शामिल है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और चौथा है भारत। चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च किया गया था, जिसे 2026 के गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो चंद्रयान 3 की हम बात करते हैं तो ये 23 अगस्त, इसको याद रखेंगे इस डेट को, 23 अगस्त 2023 को ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग किया था और इसी कारण चंद्रयान 3 को गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, अगर हम चंद्रयान 3 की बात करते हैं तो 14 जुलाई 2023 को इसका प्रक्षेपण हुआ था। किसके द्वारा प्रक्षेपण हुआ था? प्रक्षेपण यान की हम बात करते हैं तो LVM-3 Mark 4 प्रक्षेपण यान है, रॉकेट है, जिसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। कहां से किया गया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया है। यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है, इसे भी आप याद रखिएगा। संगठन की हम बात करते हैं अंतरिक्ष संगठन का, तो भारत का ये सरकारी अंतरिक्ष संगठन है, इसको हम इसरो बोलते हैं। ठीक है, यही अभी वर्तमान में एक प्राइवेट कंपनी भी है जो वर्तमान में आ गया है। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा
कि कौन सा प्राइवेट कंपनी है जिसे भारत का पहला निजी क्षेत्र का स्पेस कंपनी बोला जा रहा है और वर्तमान में ये काफी ज्यादा सुर्खियों में भी है। इसकी लैंडिंग की हम बात करते हैं, देखिए चंद्रयान-3 की, तो 23 अगस्त 2023 को लैंड हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा है, वैसे मैं जितना भी क्वेश्चन लेकर आता हूं सप्ताह भर का क्वेश्चन उठाता हूं। वैसे तो बहुत सारा करंट अफेयर देखने को मिलता है, लेकिन उसमें से चुनिंदा 20-25 क्वेश्चन ही रखता हूं जो आपके एग्जाम में आ ही जाए, ठीक है। और देखिएगा आप इस क्वेश्चन को, आप इसकी क्वालिटी को आप खुद देख सकते हैं, ये आपके एग्जाम में आने योग्य ही है। देखिए हाल ही में भारत के सबसे तेज धावक कौन बन गए हैं, तो भारत के सबसे तेज धावक की बात करते हैं तो ये है गुरिंदर वीर सिंह। तो सबसे तेज धावक की बात करते हैं दोस्तों, तो ये 100 मीटर स्प्रिंट में है, ठीक है। 100 मीटर रेस की हम बात करते हैं तो इसमें गुरिंदर वीर सिंह है। पिछले बार अनिमेश कुजूर थे, इसका जो रिकॉर्ड था नेशनल रिकॉर्ड ये 10.18 सेकंड था, मतलब 10.18 सेकंड में 100 मीटर के दौड़ को कंप्लीट किया। वही हाल ही में गुरिंदर वीर सिंह की बात करते हैं तो ये 10.09 सेकंड में, मतलब अनिमेश कुजूर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इन्होंने फिर से नया रिकॉर्ड कायम किया। लेकिन यदि हम बात करें जब अनिमेश कुजूर इस रिकॉर्ड को प्राप्त किया उस समय गुरिंदर वीर सिंह का रिकॉर्ड था 10.20 सेकंड, उस समय ये पहले स्थान पर था। लेकिन इसी का रिकॉर्ड को छीनकर अनिमेश कुजूर अपना स्थान बनाते हैं, लेकिन पुनः गुरिंदर वीर सिंह अपना रिकॉर्ड पर कायम हो गए। उन्होंने रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में फेडरेशन कप के दौरान पुरुषों की 100 मीटर दौड़ सिर्फ 10.09 सेकंड में पूरी कर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, एथलेटिक्स से संबंधित है। हाल ही में 400 मीटर रेस यानी कि 44.98 सेकंड में पूरी करके मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? देखिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विशाल टीके। आप यहां पे देख सकते हैं विशाल टीके ये मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड तोड़े हैं। इनका रिकॉर्ड है 45.73 सेकंड, इसी रिकॉर्ड को तोड़े हैं और ये 44.98 सेकंड में पूरा किए हैं, ठीक है। तो मैंने ये आपको बताया। अच्छा, इसमें भी आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसके पास है, मतलब भारत का, भारत नहीं पूरे विश्व की यदि हम बात करते हैं, वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड में सबसे तेज दौड़ने वाला यदि 100 मीटर की बात करते हैं, आप इसी का जवाब दीजिएगा। 100 मीटर जो स्प्रिंट है इसमें किस एथलेटिक्स का नाम प्रथम स्थान पर है पूरे विश्व में? अच्छा, मैं एक चीज और आपको रिमाइंड करा देता हूं कि जो गुरिंदर वीर सिंह है ये एशिया की हम बात करें तो एशिया में ये दूसरे क्रम का है, ये दूसरे क्रम के एथलीट है जिन्होंने इस उपलब्धि को अपने नाम किया। इससे पहले की हम बात करते हैं यानी कि पहला स्थान की बात करते हैं तो जापान के एक धावक है जिनके नाम पर यह रिकॉर्ड है। चलिए, हाल ही में आयोजित इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? तो इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब ईस्ट बंगाल ने अपने नाम किया है। इन्होंने इंटर काशी को हराकर, ठीक है, तो इंटर काशी क्या है, उप विजेता है, तो इंटर काशी को हराकर इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का आयोजन अरब सागर में शुरू हुआ है, मतलब दो देशों के मध्य चलने वाला यह अभ्यास है, अभ्यास वरुण। तो ये भारत और फ्रांस के मध्य चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के नेतृत्व में किया गया है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। देखिए ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी पर शिखर सम्मेलन और वार्ताओं का आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के नेतृत्व में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना है और इसके पूरे जीवन चक्र को कानूनी रूप से नियंत्रण करना है। पुरस्कार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसे 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अभिलाषा बाराक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किसे राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए याचिका समिति की अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो राघव चड्ढा को बनाया गया है। राघव चड्ढा की बात करते हैं तो राघव चड्ढा पंजाब राज्य से राज्यसभा सांसद रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद रहे हैं, लेकिन हाल ही में इन्होंने दल बदल कानून के तहत बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, ठीक है, और अब ये वर्तमान में बीजेपी के सांसद बन गए हैं। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पुनर्गठन किया गया है नीति आयोग का, जिसमें उपाध्यक्ष और सदस्यों का भी पुनर्गठन किया गया है। तो इसी के तहत नीति आयोग के नया उपाध्यक्ष
अशोक लाहिड़ी को नियुक्त किया गया है। चलिए देखिए, वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर अशोक लाहिड़ी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे सुमन बेरी की जगह लेंगे जो मई 2022 से इस पद पर थे। नीति आयोग की यदि हम स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को होता है। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर चेयरमैन भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन चेयरमैन होते हैं, यानी कि अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी है और वर्तमान कार्यकारी अधिकारी निधि छिब्बर है। इससे पहले वीवीआर सुब्रमण्यम थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत वैश्विक सैन्य व्यय में किस स्थान पर है? तो सैन्य क्षमता में जो अधिक खर्च किया जा रहा है, इस मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए, इसके मुताबिक, सिप्री के मुताबिक भारत 5वें स्थान पर है। ठीक है, देखिए भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। इससे पहले भी हम बात करते हैं 2024 की रिपोर्ट में भी, तो उसमें भी भारत 5वें स्थान पर ही था। वर्ष 2025 में भारत का सैन्य खर्च 8.9% से बढ़कर 9.1 अरब डॉलर हो गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2025 में वैश्विक सैन्य खर्च 2,887 अरब डॉलर तक पहुंच गया। 2024 में भी भारत 5वें स्थान पर ही था। लगातार 11 वर्ष है जब सैन्य खर्च में वृद्धि दर्ज की गई है। यदि हम शीर्ष देश की बात करते हैं तो प्रथम स्थान पर अमेरिका है जो 954 अरब डॉलर का खर्च करते हैं। उसके बाद चीन, फिर रूस और चौथे नंबर पे जर्मनी है। किसी पार्टी के कितने प्रतिशत निर्वाचित सदस्य एक साथ पार्टी छोड़ते हैं और किसी दूसरी पार्टी में विलय करते हैं तो उन पर दल बदल कानून नहीं लगता है। यानी कि आम आदमी पार्टी के 7 सदस्य जब भाजपा में शामिल हुए, वो सभी के सभी राज्यसभा सदस्य थे, तो उसी के तहत यह क्वेश्चन लिया गया है। ठीक, क्योंकि उसमें दल बदल कानून लागू नहीं होता। दल बदल कानून तब लागू होता है यदि आप 2/3 से कम सदस्य किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन करता है, तो ऐसे में उन पर दल बदल कानून लागू होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3। देखिए, आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सदस्य के बीजेपी में शामिल होने के बाद यह कानून चर्चा में आया। दल बदल विरोधी कानून को भारतीय राजनीति में आया राम गया राम की संस्कृति को रोकने और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया और इसे संविधान के 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया। देखिए, अनुसूची की हम बात करते हैं तो संविधान में कुल 12 अनुसूची है और इस 12 अनुसूची में 10वां अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है जो 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया है। देखिए, शुरुआत में इस नियम की हम बात करते हैं तो यदि किसी पार्टी के 1/3 सदस्य अलग होते थे तो इसे विभाजन मानकर छूट दी जाती थी, लेकिन 2003 के 91वें संविधान संशोधन इस नियम को कड़ा कर दिया। मतलब अब संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार यदि किसी पार्टी के कम से कम 2/3 निर्वाचित सदस्य एक साथ पार्टी छोड़ते हैं और किसी दूसरी पार्टी में विलय करते हैं तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है। भारत और श्रीलंका के बीच NSLN डाइव एक्सरसाइज 2026 नामक गोताखोरी अभ्यास कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो हाल ही में इसका आयोजन हुआ है। ठीक, और ये इसका 4था संस्करण है। देखिए, इसका पूरा नाम भारत श्रीलंका संयुक्त गोताखोरी अभ्यास है। ये 21 से 27 अप्रैल 2026 तक कोलंबो में हुआ है। कोलंबो श्रीलंका में पड़ता है और यह इसका 4था संस्करण है। इसमें भारतीय नौसेना का जहाज INS निरीक्षण भाग लेते हैं। इसका उद्देश्य विशेषीकृत जलमग्न खोज, बचाव, राहत कार्यों और मिश्रित गैस गोताखोरी अभ्यासों के माध्यम से समुद्री सहयोग को मजबूत करना है। सेबेस्टियन सावे किस देश से संबंधित है जो 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरा करने वाले दुनिया के पहले एथलीट बन गए हैं? तो सेबेस्टियन सावे की यदि हम बात करते हैं तो ये केन्या देश से संबंधित है। देखिए, सेबेस्टियन सावे केन्या देश से संबंधित है। उन्होंने 26 अप्रैल 2026 को लंदन मैराथन में इतिहास रचते हुए 2 घंटे से कम समय यानी कि 1 घंटा 59 मिनट 30 सेकंड में मैराथन पूरी करने वाले दुनिया के पहले एथलीट बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। किस प्रमुख तेल उत्पादक देश ने अप्रैल 2026 में ओपेक और ओपेक प्लस दोनों संगठनों से अलग होने की घोषणा की है? तो ये है संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात ओपेक और ओपेक प्लस दोनों संगठनों से अलग होने की घोषणा की है। ठीक है, कब की है? तो 28 अप्रैल 2026 को की है। देखिए, ओपेक की यदि हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज है। ठीक है, और इसमें प्लस बस जुड़ जाएगा। देखिए, इसका जो मुख्य काम होता है, ये संगठन है, कई देशों का संगठन है, खाड़ी देशों का संगठन है, जहाँ पे
तेल का भंडार है और ये तेल को नियंत्रित करते हैं और किसी देशों के साथ तेल से संबंधित ट्रेड करते हैं। यह फैसला ऐसे समय में आया जब तेल आपूर्ति पहले से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव के कारण प्रभावित है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर ऊर्जा संकट का दबाव बना हुआ है। यूएई का यह फैसला सऊदी अरब के नेतृत्व वाले इस संगठन के लिए सबसे बड़ा आघात माना जा रहा है। देखिए, यदि हम ओपेक की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। 1960 में बगदाद में इसकी स्थापना होता है और इसके सदस्य देश है सऊदी अरब, इराक, कुवैत, ईरान, नाइजीरिया, अल्जीरिया, लीबिया, गैबान, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, वेनेजुएला। वही ओपेक प्लस की बात करते हैं तो ओपेक प्लस में उन देशों का गठबंधन है जो ओपेक के सदस्य तो नहीं है लेकिन तेल उत्पादन और निर्यात में बड़ी भूमिका निभाते हैं, जैसे रूस, कजाकिस्तान, मैक्सिको और ओमान। देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। इसरो और जापान की एजेंसी के संयुक्त चंद्र मिशन का नाम क्या है? तो ये है लुपेक्स। चंद्रयान 5 के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दो चंद्रयान 4 ये 2028 में लॉन्च होने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अनुसार चंद्रमा से मिट्टी पत्थर का नमूना इकट्ठा करके वापस पृथ्वी पर लेकर आना है। ठीक है, लुपेक्स की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन। ठीक, ये दक्षिणी ध्रुव पर जाकर शोध अनुसंधान का कार्य करेगा। देखिए, चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद इसरो अब चंद्रयान 5 की ओर बढ़ रहा है। इसे आधिकारिक तौर पर लुपेक्स यानी कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन कहा जा रहा है, जिसे 2028 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा इस मिशन के लिए रॉकेट और रोवर प्रदान करेगी, वही भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो इसके लिए लैंडर प्रदान करेगी। इसका मुख्य लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और बर्फ के नमूनों को इकट्ठा करना है। ठीक है, इसरो की हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को होता है और जाक्सा जापान की नेशनल स्पेस एजेंसी है। लुपेक्स तो यह मिशन चांद के अंधेरे हिस्सों की जांच करेगा। तो दोस्तों यही तक था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।